सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कई दशकों का राजनीति में और समाज में योगदान रहा है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड राज्य के चुनाव के प्रभारी और पिछले विधानसभा में भी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, इस लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आज की रैली के संयोजक आदित्य कोठारी जी, विनय रोहेला जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी, मंच पर आसीन विधानसभा विकासनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, बगल की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव सिंह कुंडीर जी एवं मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस बहुत ही विशाल जनसमूह में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज जो आप लोगों ने इतना माननीय नड्डा जी के यहाँ पहुंचने पर आपने सबका स्वागत किया, आपने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब के बीच में उन्होंने हमारे यहाँ समय दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सामर्थ्यवान भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और पहचान पूरे विश्व में बढ़ी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये 400 पार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने के लिए है, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए है, भारत दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे काम चूंकि केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे कामों को यहाँ आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले अगर 10 सालों का हम अगर बात करें तो 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, ये मैं कह सकता हूं भूतो न भविष्य की, उत्तराखंड राज्य के हमारी सरकार ने लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय लिए। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण जो हमारी पार्टी का देश आजादी के बाद से लेकर हमेशा एक संकल्प रहा है, वो सौभाग्य हमको आदरणीय नड्डा जी के कारण, हमारे अध्यक्ष जी के कारण हमारे राज्य को मिला। हर एक उत्तराखंड वासी को गौरव प्राप्त हुआ कि उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता, पार्टी में मेरे महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी और उत्तराखंड के प्रभारी पूर्व में राज्यसभा के सदस्य श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, हम सबकी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे वरिष्ठ साथी तीरथ सिंह रावत जी,
पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी नरेश बंसल जी, राज्यसभा के सांसद हमारे गणेश जोशी जी, आप सबके बहुत ही लाडले और प्यारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, श्री पुंडीर जी हमारे विधायक, गणेश जोशी जी, आदित्य कोठारी जी, धन सिंह रावत जी, श्रीमती नीलू देवी जी, विनय रोहेरा जी, श्रीमती मधु चौहान जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज यमुना नदी के किनारे और टॉस के मिलन स्थान पर विकास नगर में इस ऐतिहासिक स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो प्यार आपने दिखाया है मित्रों, यह देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और पड़ोस का लगा हुआ हमारा राज्य और मेरा राज्य वह भी देवभूमि है और देवतुल्य लोग हैं। आप सभी देवतुल्य लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यह कर्मभूमि भी है और कर्मभूमि के साथ साथ यह वीर भूमि भी है, वीरों की भूमि है। जब जब देश पर खतरा आया है, उत्तराखंड के लोगों ने, वीरों ने हमेशा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसी वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब मैं वीर भूमि बोलता हूं तो मुझे दिल को बहुत संतोष भी मिलता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने 40 साल से आपकी डिमांड, वीरों की डिमांड, 1 रैंक 1 पेंशन, इसको अगर धरती पर लागू किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। मित्रों, चुनाव की बेला है। हम तो आप विकासनगर में रैली करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां 2 पाकिस्तानी, एक कश्मीरी को अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक कश्मीरी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन की ट्रेनिंग ले रखी थी दोनों ने और मोहम्मद अल्ताफ और सैयद गजनफर गिरफ्तार है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक कश्मीरी को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर ही हिजबुल से ट्रेनिंग लेने का आरोप है। इस दौरान खबर यह आ रही है कि हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग ले रखी थी तीनों ने। इनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक कश्मीरी युवक गिरफ्तार हुआ है। मोहम्मद अल्ताफ, सैयद गजनफर गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही कश्मीरी हैं, माफी चाहूंगी, दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तो लखनऊ से खबर, जहां यूपी यानी उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन से तीनों ने ही ट्रेनिंग ले रखी थी। इसमें 2 युवक जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और एक कश्मीर का है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के सनोली से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों से पाकिस्तानी और भारतीय पासपोर्ट दोनों बरामद हुए हैं। भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ है।
एक तरह से कोशिश कर रहे थे तीनों ही कि वो ये दिखा सके कि वो भारत के नागरिक है, खुद को भारतीय दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल, बांग्लादेश, भारत और अमेरिकी करेंसी भी बरामद हुई है। नासिर आईएसआई हैंडलर सलीम से ले रहा था निर्देश। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से 3 लोगों को, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 पाकिस्तानी है और 1 कश्मीरी है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी है और 1 कश्मीर का है। और कहा जा रहा है, जिस तरह से एटीएस ने दावा किया है कि यह सभी आतंकी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। और एटीएस को यह भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि भारत नेपाल सीमा से संदिग्ध आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं और यह बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। और सबसे बड़ा अहम पहलू रिया यह है कि कल अलविदा जुमा की नमाज है और धारा 144 भी लगाई गई थी। एटीएस ने इसी सूचना के आधार पर तीनों लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से जाली पासपोर्ट भी बरामद किया। अगर वही बात करें एटीएस के हत्थे चढ़े अल्ताफ बट पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है और सैयद गजरफर इस्लामाबाद पाकिस्तान का रहने वाला है, जबकि नासिर अली जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और वो यह मुजफ्फराबाद कैंप में असलाह चलाने की ट्रेनिंग का कैंप भी का हिस्सा भी बन चुका है। और अल्ताफ की बात करें तो अल्ताफ मुजफ्फराबाद कैंप से असलहों की ट्रेनिंग लेकर और हिजबुल के हैंडलर के संपर्क में यह लगातार काम कर रहा था। और यह नेपाल के काठमांडू में आईएसआई हैंडलर के संपर्क में भी था। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से एटीएस ने दावा किया है, यह सभी जो एटीएस ने जिन आतंकियों को पकड़ा है, यह बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत सीमा में घुस आए थे, लेकिन समय रहते एटीएस ने इन सभी आतंकियों को पकड़ने का दावा कर लिया। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कल अलविदा जुम्मे की नमाज भी है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है, वहीं यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिलना, 3 आतंकवादी जो है, 3 आतंकियों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। क्या माना जाए, आगे इनसे पूछताछ की जाएगी और बाकी जो नेटवर्क है उसे खंगाला जाएगा? क्योंकि बात यह भी सामने आ रही है कि इनमें से एक जो है नासिर नाम का, वो आईएसआई हैंडलर से निर्देश भी लेता था। जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से एटीएस ने तीनों को गिरफ्तारी किया है, एटीएस गोरखपुर यूनिट को यह बड़ी सफलता मिली है। और एटीएस का यह भी कहना है कि जिस तरह से यह लोग भारत की सीमा में घुस आए थे, फिलहाल यूपी एटीएस के साथ एसटीएफ भी इस समय बेहद सक्रिय है, क्योंकि अलविदा जुमा की नमाज भी कल है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को देखते हुए धारा 144 भी लगा दी गई है। और यह भी बता दूं कि रिया, डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी के हर जिले के अफसरों को धारा 144 का कड़ाई से पालन करने और अलविदा जुमा की नमाज को लेकर सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। और वहीं दूसरी तरफ डीजीपी प्रशांत कुमार की जो एसटीएफ है, यूपी एसटीएफ है, वह भी पूरी तरह से सक्रिय है। और यहाँ पर दोनों टीमों के संयुक्त सूचनाओं के आदान प्रदान से यूपी से जो जिस तरह से एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, यह अपने आप में बड़ी अहम गिरफ्तारी है। और अब पता चला है कि एटीएस इन सभी संदिग्धों से पूछताछ करेगी गहनता से और कुछ राज भी उगलवाए हैं, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और साथ ही साथ रमजान का महीना चल रहा है। तो यह खुराफात करने की नीयत से जिस तरह घुसे थे और इनके कितने साथी हैं यूपी में और इंडिया भर में और क्या क्या वारदात अंजाम देने वाले थे, यह भी अब एटीएस और
यूपी एसटीएफ पूरी तरह से संयुक्त ऑपरेशन चलाकर पूछताछ करेगी और नापाक मंसूबे पालने वाले जितने भी लोग हैं आतंकी संगठन उनकी गिरफ्तारी करेगी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह से चुनावी माहौल जारी है और साथ ही कल अलविदा जुम्मे की नमाज भी, उसको देखते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही 3 आतंकी हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल से ट्रेनिंग लेने का इन तीनों पर ही आरोप है कि हिजबुल से ट्रेनिंग ले रखी थी। 2 पाकिस्तानी हैं और एक जो है इसमें कश्मीरी युवक है। तो तस्वीरें आपको तीनों की दिखा रहे हैं, ये वही 3 आतंकी हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ही हिजबुल से ट्रेनिंग ले रखे थे और कोई बड़ी साजिश करने के फिराक में थे। तो वहीं संभल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार बदले जा रहे प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन अंतर्कलह से जूझ रहा है, अंतर्कलह का शिकार हो चुका है। चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में गाजर मूली की तरह प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों की एक गोष्ठी, उनसे संवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील, शिक्षक और अलग अलग प्रकार के हमारे क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है और सबने संकल्प दोहराया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो संकल्प है उसे भारतीय जनता पार्टी के संबल के सभी नागरिक साथी भाई बहन मिलकर उसे पूरा करें। बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग है आज भी। तो संभल से खबर बता रहे हैं जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल समाजवादी पार्टी में जिस तरह से टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, कभी किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है, उसके बाद फिर किसी को प्रत्याशी बनाया जाता है। इसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और अंतरकलह से सपा और इंडिया गठबंधन जूझ रहा है। गाजर मूली की तरह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन चल रहा है, पहले मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बदायूं, मेरठ, बागपत, 8 ऐसी सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। इसी को देखते हुए यह बड़ा हमला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा और इंडिया गठबंधन में अंतर कलह चल रही है, गाजर मूली की तरह प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुरादाबाद में पहले एसटी हसन ने नामांकन किया, माफी चाहूंगी, पहले पर्चा खरीदा था, उसके बाद आपको बता दें अब जो है रुचि वीरा ने वहां से नामांकन कर दिया है। रामपुर से आपको बता दें आसिम रजा ने पहले पर्चा खरीदा, उसके बाद अब जो है वहीं सुल्तानपुर में भीम निषाद ने पहले पर्चा खरीदा, उसके बाद अब राम बुआल ने वहां से अपना नामांकन किया। वहीं मेरठ से आपको बता रहे हैं अतुल प्रधान, उनसे पहले भानु प्रताप थे और अब जो है सुनीता वर्मा। फिर बदायूं में पहले शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, अब शिवपाल यादव के जो बेटे हैं आदित्य यादव वो वहां से नामांकन करेंगे। तो मुरादाबाद में पहले एसटी हसन, फिर रुचि वीरा, ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। खबर
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, जिस तरह से बात की जाए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। 8 ऐसी सीटें हैं जिनमें प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। अब इसी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा है, निशाना साधा है और यही कह रहे हैं कि गाजर मूली की तरह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। हम आपको बताते चले, भूपेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे और संभल पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे जो है ये कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि किस प्रकार से एक सपा और गठबंधन डरा हुआ है, अपने प्रत्याशियों को कंफ्यूज हो रहा है कि वो तार रहा है, कभी हटा रहा है, कभी दूसरे को बैठा रहा है। उन्हें ये डर लग रहा है कि हमारी जो प्रत्याशी हमने तारा है कहीं हार न जाए, तो इसी के लेकर प्रत्याशी हर जगह बदले जा रहे हैं। बात मेरठ की जाए या अमरावती की जाए या रामपुर की जाए या बदायूं की जाए, तो जिस तरीके से प्रत्याशी को तारा जा रहा है तो और तारने के बाद में दूसरे प्रत्याशी को बदला जा रहा है, पर्चे खरीदे जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि इस तरह से जब गठबंधन है और सपा इस तरह से प्रत्याशियों को बदल रही है, जैसे गाजर मूली की तरह बदल रही है, प्रत्याशी भी डरा हुआ है। और इससे डरा हुआ है कि प्रत्याशी उन्हें ये डर है कि हार का डर लग रहा है उन्हें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है। भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, जिस तरह संघमित्रा की बात की जाए, तो संघमित्रा कल बदायूं में स्टेज पर रो पड़ी और रोने के बाद में जो है उनका टिकट कटा था बीजेपी से। तो उन्होंने इस सवाल पे भी कहा कि हमारी जो सांसद है और हमारे साथ है, इसलिए हमें 405 सीटें चाहिए। तो हमने जो जैसा हमें दिखता है कि चुनिंदा जहाँ पर जो प्रत्याशी है उन्हें रखा जा रहा है। तो जिस तरह बात की जाए तो बदायूं की, तो बदायूं में लगातार कई बार टिकट कट चुका। पहले धर्मेंद्र यादव की बात चल रही थी, उसके बाद में चाचा की बात आई थी कि सुपाल चाचा आएंगे, कुछ नया जलवा दिखाएंगे, लेकिन चाचा ने आने के बाद में अपने जो बेटे को तारने की बात कर रही है। जो जिस तरह बात की जाए बेटे की, और जो बेटे के लिए बात की जा रही है, तो अब देखना होगा कि किसके लिए बदायूं से तारा जाएगा। सतीश, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आज दूसरे फेज के नामांकन का भी आखिरी दिन था, लेकिन बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए, पूरी तरह से असमंजस की स्थिति बरकरार है। जहां भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से आगे बढ़ रही है, वहीं सपा भी अपने कैंडिडेट्स को ही टिकट देने में कंफ्यूज है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, जिस जगह बात की जाए वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा प्रत्याशी ताड़ना है और कौन सा नहीं। वहाँ जनता की भी डिमांड होती है। जैसे बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में चाचा के लिए बहुत डिमांड थी, लेकिन कहा था कि चाचा सुखपाल आएंगे तो नया दिखाएंगे, लेकिन वहाँ चाचा हटने के बाद में अपने बेटे को तार रहे हैं। लेकिन वहाँ जनता कह रही है कि हम ये बेटे को जानते नहीं, या तो धर्मेंद्र यादव के लिए तारा जाए या जो सुखपाल सिंह के लिए आया जाए या कोई नया चेहरा दिया जाए। तो इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। मुरादाबाद में बात की जाए, मुरादाबाद में जो प्रत्याशी तारा है वहाँ पे जनता खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से नए प्रत्याशी के चेहरा दिखा रहे हैं, जो पहले प्रत्याशी के लिए टिकट दे चुके थे और बात कर चुके थे, पर्चे ही भर चुके थे, लेकिन अब जो नया प्रत्याशी उन्होंने तार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इनके कंफ्यूज लग रहा है कि इन्हें कहीं ये डरे हुए हैं, गठबंधन में कई सहमे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने प्रत्याशियों को अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए। बिल्कुल सतीश, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है और उसी को लेकर बीजेपी जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।